फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये थियरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्जाम नहीं है जहाँ पर पियाजे से क्वेश्चन ना आए, चाहे कितना भी आसान पेपर बने या मुश्किल बने। पियाजे अपने आप में बहुत महत्ता रखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि इनकी थियरी को हम कंप्लीट रूप से समझें। इस एक वीडियो के माध्यम से हम पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो पियाजे से संबंधित हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश की गई है, आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं सारे, ये कोशिश की गई है इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं और आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि जिसको आप शेयर कर रहे हैं उस तक ही बात पहुंच सके। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताएं अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी बहुत अच्छे से इस थियरी को कंप्लीट किया जाए। बात करें अगर पियाजे की, तो पियाजे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है जैसा कि मैंने अभी बताया। और देखें अगर हम आज के टाइम पे जितना भी नया करिकुलम है या कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब ये बात हम समझेंगे। 3 चीज़ें मेन होंगी इनकी थियरी में। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि स्टेजेस दी हैं इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मतलब मानसिक विकास कह सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस इनको कह देते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस कह देते हैं। तो स्टेजेस पढ़ेंगे जो कि 4 स्टेजेस हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं कुछ, जैसे कि ये 4 प्रोसेस हैं, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, इनके बारे में इन्होंने बात की है। फिर एक तीसरा पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स। भाई टीचर्स इस थियरी को पढ़ने के बाद क्या लेकर के जा सकते हैं या अपने क्लासरूम में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट रहेंगे ब्रॉडली अगर हम ओवरव्यू के हिसाब से देखें, और इनको पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। अब समझते हैं जीन पियाजे के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में पैदा हुए 1896 में। जैव मनोवैज्ञानिक थे, फिलोसोफर थे मतलब दार्शनिक थे, और मनोवैज्ञानिक भी थे। एपिस्टेमोलॉजी या जीन एपिस्टेमोलॉजी में इनका खासा प्रभाव था या इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान के सोर्सेज को जानना, ज्ञान के बारे में जानना, कैसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट होती है, क्या सोर्स रहता है, क्या मतलब है। ज्ञान मीमांसा बेसिकली इसको कहते हैं, फिलोसफी का एक भाग है। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, क्योंकि एक जैव वैज्ञानिक भी थे, इतने सारे एस्पेक्ट ये जानते थे, बायोलॉजी भी जानते थे, फिलोसफी भी जानते थे, साइकोलॉजी भी जानते थे, और इनको सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे एस्पेक्ट जब जानते थे तो इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ा, अलग अलग चीज़ की इंपॉर्टेंस इन्हें पता थी, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस इन्हें पता थी, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की इंपॉर्टेंस इनको पता थी, और हेरिडिटी पर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया कि भाई कैसे हेरिडेटरी जो फैक्टर्स हैं वो आपकी इंटेलिजेंस को, आपके कॉग्निशन को, आपके संज्ञान को बढ़ाते हैं या कैसा प्रभाव छोड़ते हैं इस पर। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी रिसर्च थी वो इनके खुद के 3 बच्चों पर थी, और ये चाइल्ड साइकोलॉजी को उन्होंने बहुत अच्छे से जाना, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। मतलब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब इन्होंने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अपने द्वारा करते हैं, डिस्कवरी के द्वारा। और दूसरी एक चीज कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है बच्चे को, वो खुद सीख जाएगा। नन्हे वैज्ञानिक भी कहा इन्होंने बच्चों को, लिटिल साइंटिस्ट, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलें अगर हम, तो देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, क्योंकि पियाजे क्या है, सोशल नहीं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, बेसिकली ऐसा व्यक्ति कोई भी जो कंस्ट्रक्शन में, नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में विश्वास रखे, कहे कि नॉलेज जो है छोटी छोटी यूनिट्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, बनाई जाती है, खुद निर्माण किया जाता है नॉलेज का, कुछ चंक्स के द्वारा एक बड़े कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म से और बहुत सारे लोग संबंधित हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत सारे टाइप आते हैं। अगर वाइगोस्की की बात करें तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे क्या हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, की पॉइंट्स जो हम मेन पढ़ने वाले हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सबको हम डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे, ताकि कोई भी डाउट ना बचे आपके मन में और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, जो आप सॉल्व ना कर पाए। एसिमुलेशन क्या है,
ये हम जान लेते हैं। या इन सबको शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉग्निशन क्या है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कॉग्निशन का मतलब क्या है, संज्ञान। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञान का विकास या फिर मेंटल डेवलपमेंट, भाई एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर आपके परसेप्शन, आपके थॉट प्रोसेस, किस तरह से आप चीज़ें सीखते हैं, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इस कॉग्निशन के अंदर एक टर्म होता है स्कीमा, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये चीज़ें समझ पाएंगे। स्कीमा क्या है, आपके ब्रेन के कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, छोटे छोटे, ये कह सकते हैं रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में। हर एक चीज़ को लेकर के एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जिसमें इन स्कीम्स के अंदर आप अपनी नॉलेज को डालते हैं या फिर चेंज करते हैं उसको। तो मेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर मैं अभी कहूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाई जाए, किसी भी फ़ोन के बारे में बात की जाए, किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, तो आपके दिमाग में उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का एक स्कीमा है, एक सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। चाहे अब वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, राजनीति से लेकर के और मूवीज तक। नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, क्योंकि इन स्कीम्स बनती कैसे हैं या स्कीमाज कैसे अपडेट होते हैं या बनते हैं। स्कीमा आपके दो तरह से बनेंगे। बेसिकली प्रोसेस होती है अडेप्टेशन की, और अडेप्टेशन जो होगी वो दो प्रोसेस के थ्रू होगी, एक एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। तो जब भी कहे कि आपके स्कीम्स जो हैं या वो कैसे अपडेट होते हैं, तो अडेप्टेशन से होते हैं, और अडेप्टेशन दो भागों में प्रक्रिया होती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। तो एक ब्रॉड टर्म ये भी हो सकता है कि जो आपका स्कीमा में चेंज है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से होता है, आत्मसातकरण, और दूसरा है समायोजन। अब एसिमिलेशन के बीच में कुछ प्रोसेस आती है, एसिमिलेशन से एकोमोडेशन तक जाने के बीच में। यहाँ पर अगर देखें एसिमिलेशन, आपने क्या किया, आपने, बच्चा जब छोटा होता है उसको कोई भी एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है और वो इस नॉलेज को अपने दिमाग में ऐड कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, ग्रहण कर लेता है इस नॉलेज को। तो ये उसने एसिमिलेट कर लिया ज्ञान। अब जब उसने नया ज्ञान कुछ एसिमिलेट किया, आत्मसात किया, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां बैलेंस की स्थिति होती है, मतलब जो आप जानते हैं और जो आप देख रहे हैं दोनों में बैलेंस है, दोनों में पॉजिटिविटी है। वही जो आपके दिमाग में आपने बिठाया है और जो आप देख रहे हैं या जो सिचुएशन आपके सामने है, दोनों सिमिलर हैं। तो इक्विलिब्रेशन में होता है इंसान उस टाइम। लेकिन जो चीज आपने जानी, आपके दिमाग में है, वो नई सिचुएशन आएगी जरूर, ऐसा तो है नहीं जो आपके दिमाग में है वही चलता रहेगा और बैलेंस बना रहेगा। इस बैलेंस को क्लार्क हल ने होम्योस्टैसिस भी कहा है। न्यू सिचुएशन जब आएगी तो नई सिचुएशन को देख करके हो सकता है आपके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो, बैलेंस की स्थिति खत्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है जो आप जानते हैं उससे कुछ अलग आप देख रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो डिसइक्विलिब्रियम होगा, इस डिसइक्विलिब्रियम से जब आप एक नया कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, नया स्कीमा बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे या फिर पुराने स्कीमा में, तो ये एकोमोडेशन कहलाएगा कि आपने समायोजन किया। ठीक, तो जब भी आपने नया ज्ञान अर्जन किया या जोड़ा कुछ भी नया, तो वो एसिमिलेशन है। जब आपने समायोजन किया, इसमें एडजस्ट किया, मैनिपुलेशन किया, या पुराने स्कीमा में कुछ दिक्कत थी, डिसइक्विलिब्रियम हुआ और तब आपने नया स्कीमा बनाया, तो ये एकोमोडेशन होगा। तो ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि जब भी आप नई नॉलेज ऐड कर रहे हैं, ये शब्द याद रख लें क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, जब भी नई नॉलेज को ऐड करने की बात करेगा तो आप कहेंगे एसिमिलेशन। लेकिन जब भी कहे पुराने स्कीमा में कुछ चेंज हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज में कुछ अपडेट किया है, मैनिपुलेट किया गया है उसको, या डिसइक्विलिब्रियम की वजह से नया बनाया गया है पुराना स्कीमा, तो एकोमोडेशन होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बच्चे की मदर है और ये एक छोटा बच्चा है। अब इस बच्चे ने जब इस एरोप्लेन को देखा तो कहा कि ये एक बर्ड है, क्योंकि इसके दिमाग में बर्ड का स्कीमा बना हुआ था। अब ये बर्ड है, लेकिन ये बर्ड थी नहीं, एरोप्लेन था। अब इसकी मदर ने इसको बताया कि नहीं बेटा, ये एरोप्लेन होता है जो आसमान में उड़ता है, ट्रैवल करता है, और नॉन लिविंग थिंग है ये एक। अब इस बच्चे ने क्या हुआ होगा, अब जब आपने इसको बेसिकली, जब इसको देख रहा इसने एरोप्लेन को और कहा कि ये बर्ड है, तो ये क्या था, एसिमिलेशन था इस बच्चे का। लेकिन जब इसको बताया गया कि ये बर्ड नहीं है, तो पहले डिसइक्विलिब्रियम हुआ और फिर एकोमोडेट कर लिया बच्चे ने, और नेक्स्ट टाइम एरोप्लेन को देख करके एरोप्लेन ही कहा। तो ये एक पूरी कहानी थी जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को लेकर थी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती हो तो दो शब्द याद रखेंगे, काम चल जाएगा, कि कोई भी नई नॉलेज को अगर आपने फिट किया है, ऐड किया है, तो वो एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, और अगर आपने पुरानी नॉलेज में कुछ परिवर्तन किया है डिसइक्विलिब्रियम की वजह से, तो वो एकोमोडेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, ये चीज हम समझ ही चुके हैं दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे स्टेजेस को, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाइल्ड डेवलपमेंट का बेस कह सकते हैं इन स्टेजेस को। प्याजे ने कहा बेसिकली कि आपका जो कॉग्निशन का विकास है वो कुछ स्टेजेस के दौरान होता है, मतलब स्टेजेस में होता है।
एज के हिसाब से आपकी मैच्योरेशन होती है और उसके हिसाब से आपका दिमाग का विकास होता है। समझ लेते हैं, पहली स्टेज देखेंगे, 4 स्टेजेस थी सेंसरी मोटर से लेकर के आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल तक। इन्होंने बात की है बेसिकली जन्म से लेकर के और एडोलेसेंस तक या अडल्टहुड तक। देखते हैं इसमें फर्स्ट जो स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। ये सेंसरी मोटर स्टेज मतलब सेंसेस से आया है सेंसरी, और मोटर से आया है जो आपकी गत्यात्मक एक्टिविटीज होती हैं, मतलब मोटर एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें होती हैं एक ग्रॉस होती है, दूसरी फाइन मोटर। लेकिन सेंसरी मोटर में ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही इस्तेमाल करता है बच्चा। तो सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज। ये सारी चीजें हम बहुत बार लाइव सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम जोड़ के देखेंगे सब कुछ। सेंसरी मोटर क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। अब जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं बच्चे में या डेवलप होते हैं? यहाँ पर क्या है, सेंसेस आर टीचर्स, मतलब एक बच्चे के लिए सेंसेस आर टीचर्स एट दिस स्टेज या लेवल। उसके जो सेंस हैं, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उन्हीं के द्वारा वो सीखता है, वही उसके अध्यापक हैं। किस लेवल पर? सेंसरी मोटर स्टेज पर। वो अपने सेंसेस के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं एक तो उसके अंदर, दूसरा अपने सेंसेस और अपने एनवायरनमेंट के थ्रू अडेप्ट करता है, सीखता है चीजों को। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आपकी पलकों का झपकना, ये सारी जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है इमिटेटिव बिहेवियर होता है। भाई इमिटेटिव बिहेवियर मतलब नकलची बंदर हम कहते हैं बच्चे को, क्योंकि वो नकल करके देख करके कॉपी करता है चीजों को, एक्शंस को। तो इस एज पर इमिटेटिव बिहेवियर या डेफर्ड इमिटेशन भी इसको कह देते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक सबसे बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर कह सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाया और आपने वो हटा दिया, अब उसको वो याद नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। मान लीजिए आपने एक फोन उसको दिखाया और फोन दिखा करके आपने उससे वो फोन ले लिया, तो वो रोएगा नहीं या कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है फोन मेरे सामने नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, लेकिन जब आप उससे फोन बेसिकली आपने दिया उसको और आपने रख लिया, तब भी उसको याद है या पता है कि वो फोन अभी भी एग्जिस्ट करता है, चाहे मेरे सामने ना हो। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, मतलब बच्चे के दिमाग में वस्तु स्थायित्व हो गया है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कहानी होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस आने से पहले तक। जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाए तो चाहे वो आउट ऑफ साइट हो, माइंड में जरूर रहेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है 10 महीने तक, क्या होता है, बच्चे के सामने जो नहीं है वो उसके दिमाग में भी नहीं है। क्लियर है बात? तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, 9 से 10 महीने की अवस्था में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बट ये आपसे नहीं पूछेगा कि कितने महीने में आता है, आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा कब अचीव करता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लेता है, ये इसकी सबसे बड़ी एक क्या कहें उपलब्धि है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब ऑपरेशन से पहले की स्टेज। ऑपरेशंस क्या होते हैं? आपकी मेंटल एक्टिविटीज या मेंटल प्रोसेसेस को हम ऑपरेशन कहते हैं। 2 वर्ष से 7 वर्ष की जो अवस्था है, 2 to 7 ईयर्स की, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऑपरेशंस की कमी है, प्री ऑपरेशनल है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है इस एज के अंदर बच्चे में। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? बेसिकली इलॉजिकल रीजनिंग इसको हम कह सकते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग कि बच्चा अपने आप ही रीजंस लगाता रहता है सिचुएशंस को देख करके। मतलब हो सकता है कि एक जो डॉग है, एक कुत्ता भौंका या सामने से निकल कर गया और उसने देखा कुछ और एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से ट्रेन गई, तो वो यही सोचेगा कुत्ते के आने की वजह से ट्रेन होती है, मतलब ट्रेन आती है इस टाइम पर। जो भी उसके आसपास होगा, कई बार बच्चे इस तरह से सोच लेते हैं कि भाई जो ये मून है, जो आपका चांद है, ये चंद्रमा गोल है और मेरी बॉल भी गोल है, और इसलिए ये दोनों गोल हैं, तो बॉल जैसा ही है चंद्रमा, या जो आपका मून है वो एक बॉल है। तो इस तरह के इलॉजिकल रीजंस जो भी उसके मन में आ रहा है, वो बिल्कुल दकियानूसी कह सकते हैं अगर बड़ों की लैंग्वेज में कहें। इस तरह की इसकी रीजनिंग होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि जो रीजन है बहुत ज्यादा अच्छे से लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट है क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाई 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या है? बहुत ही क्रूशियल है आपकी भाषा के विकास के लिए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर। अब ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पियाजे के हिसाब से बच्चा पहले थॉट आता है बच्चे के दिमाग में या भाषा पहले आती है? तो पियाजे कहते हैं कि भाई बच्चा पहले सोचता पहले है और बाद में भाषा आती है। अगर बात करें सोचता पहले कैसे है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेट्स में कि भाई सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपनी बॉडी से सोचता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो अपनी समझ बनाता है अपनी बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली वो समझ तो पहले भी बना रहा है, लेकिन लैंग्वेज बाद में आ रही है। तो ये ध्यान में रखें, पियाजे कहते हैं वो समझ बना लेता है, कंस्ट्रक्शन कर लेता है नॉलेज की, सोच लेता है पहले, लेकिन लैंग्वेज बाद में सीखता है। तो आई होप आप ये आगे ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। भाई रिवर्सिबल थॉट उसका नहीं होता। वो अगर आपने उसको कह दिया 5 into 2
10 होता है तो हो सकता है वो 2 into 5 10 ना कर पाए, या जो 5 है मतलब वो रिवर्सिबल एक्शन नहीं कर पाए बहुत ज्यादा, एक ही एस्पेक्ट देख पाता है वो चीजों का। नेक्स्ट है चाइल्ड शोज 2 फॉर्म्स ऑफ प्ले, डिसेंट्रेशन और डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन लेटर। यहाँ पर डिसेंट्रेशन वो शो कर देता है लेकिन डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन बाद में आता है। बेसिकली मैंने जैसा अभी कहा एक ही एस्पेक्ट देख पाता है चीजों के, जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं उनको वो नहीं समझ पाता। नेक्स्ट है दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ईगोसेंट्रिज्म एक विशेषता है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज की, सबसे बड़ी विशेषता इसको कह सकते हैं, जैसे सेंसरी मोटर की ऑब्जेक्ट परमानेंस थी। ईगोसेंट्रिज्म मतलब ईगो से ध्यान में रखें आय। हम कहते हैं बहुत बार कि भाई इसमें तो बहुत ईगो है, मतलब उसका आय बहुत बड़ा है, उसका मैं बहुत बड़ा है। तो ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, मैं के अलावा और चीजें नहीं समझ पाता, उसको लगता है सारी दुनिया उससे शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, मतलब दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता। ठीक है, मतलब ये भी देखा जाता है कि बच्चों को लगता है कि कई बार उसको घर में टेंशन लग रही है या उसको लग रहा है कि कोई और रो रहा है, मतलब बड़ा कोई परेशान है, तो वो क्या करेगा, अपना खिलौना ले जा करके दे देगा। अब उसे लगता है कि जिस चीज से वो खुश होता है उस चीज से बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। अब एक चीज भी अगर आप पकड़ लेंगे किसी भी स्टेज की तो आप सारी चीजें अपने आप रीजन लगा पाएंगे। भाई जब एक ही एस्पेक्ट समझ पा रहा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा लॉजिक उसके पास नहीं है, तो वो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है, अपने आप को ही पूरी दुनिया समझता है, मतलब दूसरों के एस्पेक्ट को नहीं समझ पाता। ठीक है, डिसेंट्रेशन होता है, इरिवर्सिबल थॉट होता है, टॉय एज भी कहा जाता है इस स्टेज को। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, खिलौना आयु। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स। हर एक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और प्री ऑपरेशनल स्टेज विशेषताओं के मामले में सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर एक बात में समेटूं इसको, तो भाई एक एस्पेक्ट से ज्यादा वो नहीं सोच पाता। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, बेसिकली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहेंगे हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्क्रीट मतलब कि जो चीजें उसके हाथ में हो। कॉन्क्रीट, मसाले को कॉन्क्रीट कहते हैं हम अगर बिल्कुल सामान्य भाषा में देखें बिल्कुल, तो कॉन्क्रीट मतलब जो आपके सामने है, जिसको आप छू सकते हो। तो मूर्त चीजों को देख करके तो वो ऑपरेशन कर लेता है इस स्टेज में, लेकिन अमूर्त जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो उसको जिसको वो टच नहीं कर सकता, जो सिर्फ आइडियाज में है, उन पर वो ऑपरेशन नहीं कर पाता। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। अगर इसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशंस। अभी मैं लास्ट स्टेज में बहुत ज्यादा आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पे लॉजिक की कमी है, लॉजिक की कमी है प्री ऑपरेशनल में, लेकिन वो कमी यहाँ पूरी हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट ऑपरेशंस आ जाते हैं बच्चे में, मतलब जो अगर मूर्त चीजें हैं जिनको वो देख सकता है, उनके ऊपर वो लॉजिक अप्लाई कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है भाई, अब जब वो उस कॉन्क्रीट ऑपरेशंस में रिवर्सिबल थॉट उसका चलता है, वो 2 into 5 और 5 into 2 और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है। दूसरी एक चीज, अच्छा रिवर्सिबिलिटी में एक और यहाँ पर एक चीज आती है, अभी समझेंगे, पहले ये पॉइंट्स को खत्म करते हैं। ट्रांजिटिविटी डेवलप होती है। ट्रांजिटिविटी डेवलप होती है, इसमें ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने कहा मूर्त चीजों को देखकर ऑपरेशन कर लेता है, तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांजिटिविटी का। बच्चा बेसिकली अगर उसके सामने, आपने रीजनिंग का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको, कि भाई अगर ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, तो बी बड़ा होगा ए से, ये जो इस तरह की रीजनिंग है, तो बच्चे को अगर आप सामने इस तरह से बना पाएगा और तब तो वो रिलेशन निकाल पाएगा। लेकिन आपने उसे कह दिया सिर्फ माइंड में ही सोच ले वो और ये निकाल दे, ऑपरेशन सॉल्व कर दे, ऐसा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस ही पॉसिबल हैं। तो इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन कम्स। भाई मल्टीपल एस्पेक्ट समझने लगता है चीजों के, तो क्लासिफाई करने लग जाएगा, वर्गीकरण करने लग जाएगा। किसके बेसिस पर होता है वर्गीकरण, बेसिकली जो मास है, एरिया है, वॉल्यूम है, बेसिकली कंजर्वेशन जिसको कहते हैं, शेप, साइज, वॉल्यूम, एरिया, इन सब चीजों का डिफरेंस समझने लगता है और चीजों को क्लासिफाई करने लगता है। मतलब अगर उसको पता है ये एक सर्कल है और दूसरे सर्कल और साइज और शेप को देख करके या किसी और शेप को देख करके वो क्लासिफाई कर पाएगा, वर्गीकृत कर पाएगा, अब उसके अंदर ये एबिलिटी है। सीरिएशन मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के रूप में लगाना किसी भी चीज को, भाई ये आप मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ये कह सकते हैं। तो सीरीज में लगा सकता है वो, साइज का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में है। अब ये चीज हमने अभी समझी थी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कंजर्वेशन का, कि बच्चा क्या है,
A child understands that quantity, area और volume does not change with the change in form of shape or size. अब कंजर्वेशन इसको कहते हैं, संरक्षण अगर हम हिंदी में कहें तो कंजर्वेशन आ जाता है इस स्टेज में। बच्चे को ये पता लग जाता है कि आपने भले ही हो सकता है आपने शेप साइज चेंज कर दिया हो किसी चीज का, लेकिन शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो मास, एरिया, वॉल्यूम का उसके अंदर एस्पेक्ट या कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। इसका एक बहुत ज़्यादा एग्जांपल यूज़ किया जाता है कि अगर आपने एक बच्चे को किसी ग्लास में कुछ दिया हुआ है और अगर आप उसी चीज़ को कटोरी में डाल देंगे तो उसको लगता है जो चीज़ दिखने में बड़ी लग रही है वही बड़ी है, भले ही क्वांटिटी सेम हो। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जब बचपन में आप लोग गए होंगे कभी, अक्षरधाम मंदिर है एक दिल्ली में, तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो एक मशीन होती थी जहाँ पे सिक्के निकलते थे, मतलब आप नोट डालो और सिक्के देगी मशीन। तो अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशन से पहले अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो क्या करेगा, उसको वो 10 रुपए का नोट कम लगेगा लेकिन 10 सिक्के ज्यादा लगेंगे। तो ये एक चीज है, कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो थ्योरी है आप खुद पर अप्लाई करेंगे, अपने बचपन को थोड़ा सा याद करेंगे तो सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। नेक्स्ट है, दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज। भाई प्री गैंग एज या लेटर चाइल्डहुड भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। नेक्स्ट स्टेज पर चलेंगे जो कि लास्ट स्टेज है, इसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है, मतलब एडोलेसेंस से लेकर के अडल्टहुड तक चलती है। बेसिकली 11-12 ईयर्स, टीन एज जो है वहां से शुरू होती है और अडल्टहुड तक चलती है। फाइनल स्टेज है, यहाँ पर ऑपरेशंस के नेक्स्ट लेवल पर बच्चा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त विचार, अमूर्त रीजनिंग को वो इस्तेमाल कर पाता है। इसको इसलिए क्योंकि अमूर्त विचारों पर ध्यान दे सकता है बच्चा, ऐसे ऑपरेशंस कर सकता है जो उसके आइडियाज में हो, सिर्फ जो उसके सामने नहीं होगी चीज तब भी वो उस चीज पर सोच पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है इस स्टेज में, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट है आपका, इसको गैंग एज भी कहा जाता है, एडोलेसेंट पीरियड है बेसिकली ये। तो गैंग एज भी इसको कहा जाता है क्योंकि बच्चा गैंग्स में, अपने ग्रुप्स में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है और यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो कोशिश कर रहा होता है ग्रुप्स में रहने की या बना रहा होता है ग्रुप्स को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखें तो डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे के अंदर। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब वो एक पॉइंट से, एक रूल से एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर सकता है, या कहें तो एक रूल को फॉलो कर सकता है अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। या कहीं इसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों रीजनिंग आ जाती है। पहले इंडक्टिव तो होती है बचपन में लेकिन डिडक्टिव नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं कि छोटी क्लासेस में आप इंडक्टिव मेथड का यूज करें, एग्जांपल्स से रूल की तरफ जाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, जनरल टू स्पेसिफिक जाएं। लेकिन जब बच्चा 11 से या एडोलेसेंस पीरियड में हो तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी, दोनों को मिक्स कर सकते हैं। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म एक इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल में कि ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा और प्री ऑपरेशनल के लास्ट तक ईगोसेंट्रिज्म चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, मतलब जो एडोलेसेंट होते हैं, अगर एरिक्सन की भाषा में भी हम समझे तो एडोलेसेंट जो है, किशोर जो होता है एक, वो बिल्कुल क्या कहें उसको, तनाव एवं तूफान की अवस्था में होता है, अगर समझें तो आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा होता है, तो हर चीज के प्रति वो सेंसिटिव रहता है। मतलब ईगोसेंट्रिक, उसको भी यही लगता है कि पूरी दुनिया मुझसे शुरू होती है और मुझी पर खत्म होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। फ्यूरियस काइंड ऑफ होता है इस एज में बच्चा, तो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म इसको कहते हैं। जैसे जैसे किशोरावस्था समाप्त होती है ईगोसेंट्रिज्म भी कम होता चला जाता है। तो ईगोसेंट्रिज्म 2 बार आया अगर इस हिसाब से देखें। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिक है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज के एंड तक ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाता है, लगभग 7 साल तक। फिर इसके बाद जो ईगो फॉर्मल ऑपरेशनल में फिर से आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नहीं है लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन में फिर से आएगा, जो कि एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहलाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिको मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब हाइपोथेसिस करने लगता है बच्चा, परिकल्पनाएं करने लगता है और डिडक्शन भी करने लगता है, मतलब कि जो हमने यहाँ पर अभी समझा कि डिडक्टिव थॉट होता है, रूल से वो एग्जाम्पल्स के बारे में भी सोच सकता है, तो अपनी परिकल्पनाएं बना सकता है, अपने थॉट्स को रिवर्स कर सकता है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ये डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी भी होती है, ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसके बाद ये पूरी खत्म हो जाएगी, लास्ट पॉइंट है, बस ओवरव्यू देखेंगे। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मैं अगर एक लाइन में समेटूं इस चीज को तो ये हो सकता है कि भाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन प्याजे की थ्योरी के, प्याजे ने कहा कि बच्चा
उसके अंदर ये एबिलिटी है। प्याजे से पहले लोग कह रहे थे कि आप कंडीशन करो, आप लर्निंग करो, आप ये करो, आप टेबुलर ऐसा है, बच्चा फलाना है, लेकिन प्याजे ने कहा कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, वो लोगों से, बड़े लोगों से प्रकार में तो अलग सोचता है, भिन्न सोचता है, लेकिन बराबर सोचता है। ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट में कम सोचता हो, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नन्हे साइंटिस्ट कहा इन्होंने, लिटिल साइंटिस्ट, डिस्कवरर कहा बच्चे को, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसके बेसिस पर अगर आप किसी को एनसीएफ याद आ रहा हो, एनसीएफ क्या कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, फैसिलिटेशन करो, आप क्लास में फैसिलिटेटर बनो, बच्चे को खुद करने दो, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। तो ये प्याजे की थ्योरी से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं जो आज का करिकुलम हम देखते हैं। कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड की गई हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स प्याजे से आए हैं, ये हम कह सकते हैं। अब समझते हैं कुछ और पॉइंट्स के थ्रू। प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू द एजुकेटर फॉर बिल्डिंग अ करिकुलम। वही बेहतर करिकुलम का निर्माण हो सकता है इस थियरी के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने बताया है कि किस स्टेज में, किस एज में बच्चे की क्या एबिलिटी होगी, कितना वो मैच्योर होगा, और किस तरह का करिकुलम, किस तरह का सिलेबस, किस तरह की एक्टिविटीज आपको डालनी है कौन सी क्लास के बच्चे के हिसाब से। अब पता चला आपने फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए डाल दिया है पूरा जो डिडक्टिव मेथड के काम है, आपने उसको पूरा ज्योमेट्री सिखाने की बात कर दी है, तो वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं है इतना। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है इन्होंने, और एज के हिसाब से फिर जो टास्क हैं वो आप डेवलप करेंगे एज अ टीचर। नेक्स्ट है प्याजे बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स दैट चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, एक बच्चा इन 4 में से एक भी स्टेज को स्किप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है पहली के बाद तीसरी पे पहुंच जाए, मतलब सेंसरी मोटर से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पर नहीं पहुंचेगा, पहले सेंसरी मोटर पर होगा, फिर प्री ऑपरेशनल में जाएगा, उसके सारे टास्क सीखेगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा। लेकिन ये हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, किसी के जीन्स के डिफरेंसेस के हिसाब से, एनवायरमेंट के डिफरेंसेस के हिसाब से, कि बच्चा कोई जल्दी सीख ले 1 आध साल, कोई 1 आध साल बाद सीखे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा एक चीज है चिल्ड्रन लर्न स्पीडीली इफ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल टू देम। भाई आप कॉन्क्रीट मटेरियल, मूर्त जो एक सामग्री है उसको प्रोवाइड कराएंगे, जो चीज उनके सामने है, तो वो फटाफट से ऑपरेशन करेंगे और जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका अ टीचर, इसीलिए हम TLMs का इस्तेमाल बहुत करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का। अ टीचर शुड अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड। भाई टीचर की प्लान्ड एक्टिविटीज के थ्रू, क्योंकि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है यहाँ पर, तो बच्चे की क्यूरियोसिटी को वो जगाए ताकि बच्चा खुद डिस्कवर कर सके। तो चाइल्ड क्या है, डिस्कवरर है। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी एग्जाम में पूछ सकता है वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। स्पीड तेज रही हो, किसी का कुछ मिस हो गया हो, फिर से देख लें वीडियो, पक्का समझ में आ जाएगा, और बहुत डिटेल में भी हमने समझा है, ऐसा नहीं है। तो अगर ओवरव्यू को कंक्लूड करूं मैं, अगर 1 मिनट और लेकर के आपका, आई नो कि वीडियो लंबा हो रहा है, ओवरव्यू अगर हम समझें तो प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास की अवस्थाएं कह सकते हैं, जो 4 अवस्थाएं हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अवस्थाएं कह सकते हैं इसको। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, संज्ञान क्या है, सब कुछ है आपका, मतलब जो भी आप सीख रहे हैं ना वो सब कुछ संज्ञान है। ये मान लो संज्ञान में जा रहा है, आपके दिमाग में डेवलप हो रही हैं चीजें। अब इस संज्ञान में प्याजे ने कहा स्कीम्स होते हैं, कुछ स्कीमा होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं इस संज्ञान के अंदर, जिसके थ्रू आपका संज्ञान बनता है, ठीक है। एसिमिलेशन को हमने समझा, कोई भी नया ज्ञान जोड़ना। एकोमोडेशन नए ज्ञान मतलब पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। इक्विलिब्रेशन मतलब जो आपने सीखा है और जो आप देख रहे हैं वो दोनों बैलेंस में हो जब। नेक्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ लिया हमने, सेंसेस के थ्रू सीखता है बच्चा। प्री ऑपरेशनल स्टेज को जान लिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज को समझ लिया। इम्प्लीकेशन बहुत अच्छे से की हैं। बच्चे को आपको ये कहना है कि मतलब उसके अंदर सारी क्षमताएं हैं, बस वो सोचता अलग तरीके से, चीजों को करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है। इस बात को टीचर ध्यान में रखे और उसके हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करे अपनी। तो ये थी थियरी प्याजे की, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में। हर तरह का प्याजे का क्वेश्चन या चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन इन स्टेजेस से जो आते हैं आप टैकल कर पाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ करके। धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।